हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों नेपाल। आज हम नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से नेपाल एक राजतंत्र से लोकतांत्रिक देश बना और भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेपाल से। नेपाल की यदि बात करें बच्चों, तो नेपाल अतीत में यानी पहले एक राजतंत्र हुआ करता था। यानी नेपाल के अंदर राजतांत्रिक व्यवस्था चलती थी, नेपाल के अंदर राजतंत्र होता था। और नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राजा महेंद्र। नेपाल के राजा थे राजा महेंद्र। राजा महेंद्र और राजा महेंद्र के दो पुत्र थे, यानी राजा महेंद्र के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था, राजा महेंद्र के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था राजा वीरेंद्र। बेटे का नाम था, ये इनका बड़ा बेटा था। कौन सा बेटा था बच्चों? बड़ा बेटा, इनका एल्डर सन। वहीं इनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था राजा ज्ञानेंद्र। और आपको पता होगा कि राजतंत्र के अंदर चुनाव तो होते नहीं है, तो राजतंत्र के अंदर राजा की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है। यानी जो पावर, जो शक्ति, जो सत्ता राजा के पास थी वो सारी की सारी उसके बड़े बेटे को हस्तांतरित कर दी जाती है। तो जैसा कि राजा महेंद्र जो है नेपाल के राजा थे, जब राजा महेंद्र की मृत्यु हुई तो उनके बड़े बेटे यानी राजा वीरेंद्र को नेपाल की सत्ता सौंपी गई और राजा वीरेंद्र नेपाल के राजा बने। और राजा वीरेंद्र का भी एक पुत्र था जिसका नाम था राजकुमार। राजकुमार दीपेंद्र। राजकुमार दीपेंद्र। देखिए बच्चों, क्या होता है कि राजा की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा राजा, उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा राजा। और यदि ऐसा हो कि राजा की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बने और उस बड़े बेटे का कोई पुत्र ना हो, उस स्थिति में उसका छोटा भाई राजा बनेगा, यानी राजा का छोटा बेटा राजा बनेगा। नहीं तो राजा की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा राजा, उसकी मौत के बाद उसका बेटा राजा और उसकी मौत के बाद उसका बेटा राजा। ऐसा राजतंत्र के अंदर होता है। लेकिन कई बार क्या स्थिति होती है कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है उसका कोई बेटा नहीं होता। यानी अगर राजकुमार दीपेंद्र नहीं होते तो राजा वीरेंद्र के बाद राजा कौन बनता? राजा ज्ञानेंद्र। कुछ इसी तरीके से नेपाल के अंदर हुआ भी। अब आप कहेंगे कि जी कैसे हुआ? देखो बच्चों, राजा थे नेपाल के राजा महेंद्र। जब राजा महेंद्र की मृत्यु हो गई तो इनकी मौत के बाद वहां के राजा बने राजा वीरेंद्र, जो कि राजा महेंद्र के बड़े बेटे थे। लेकिन क्या हुआ 2001 में, कब की बात कर रहे हैं बच्चों? 2001 की। सन 2001 की यदि हम बात करें तो सन 2001 में राजा वीरेंद्र का जो बेटे थे राजकुमार दीपेंद्र, इन्होंने अपनी सहित अपनी सपरिवार क्या कर दी? हत्या कर दी। सपरिवार क्या कर दी? हत्या। यानी इन्होंने अपने माता पिता सहित खुद को भी गोली मारकर अपनी भी क्या कर ली? हत्या कर ली। तो ये हुआ। जब राजा वीरेंद्र की भी हत्या कर दी गई, राजकुमार दीपेंद्र ने भी अपनी हत्या कर ली, तो अब राजा किसको बनना था? अब राजा बने राजा ज्ञानेंद्र। और नेपाल की जो सत्ता थी वो राजा ज्ञानेंद्र को सौंपी गई। सत्ता किसे सौंप दी गई? राजा ज्ञानेंद्र को। सत्ता राजा ज्ञानेंद्र को सौंप दी गई। समझ रहे हैं आप? यानी राजा महेंद्र थे, इनकी मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र राजा बने, लेकिन 2001 में इनके बेटे राजकुमार दीपेंद्र ने सपरिवार हत्या कर दी, तो इसीलिए राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के शासक बने, राजा बने, इनको सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। नेपाल में 1990 के अंदर बच्चों, नेपाल के अंदर यदि 1990 की बात करें तो 1990 में बहुत ज्यादा आंदोलनों के बाद राजा को दबाव में आकर, यानी राजा वीरेंद्र को दबाव में आकर वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। इसकी स्थापना करनी पड़ी? संवैधानिक राजतंत्र।
1990 में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र आया, यानी नेपाल के अंदर राजतंत्र तो था, साथ ही साथ संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये था कि नेपाल के अंदर संसद भी बनाई गई और नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन बच्चों ये संसद और प्रधानमंत्री दोनों ही राजा के अधीन होते थे। राजा की इच्छा थी, राजा तब जब चाहे जब अपनी इच्छा से संसद को भी भंग कर सकता था और प्रधानमंत्री को भी उसके पद से हटा सकता था। ये पावर राजा के पास थी और ऐसा ही कुछ नेपाल के अंदर हुआ भी। मैंने बताया 2001 में जब राजा वीरेंद्र की सपरिवार हत्या हो गई तो राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा बने और इन्होंने क्या किया नेपाल के अंदर कि नेपाल के अंदर जो संसद बनाई गई थी या नेपाल के अंदर जो प्रधानमंत्री चुने गए थे उन दोनों को ही इन्होंने बर्खास्त कर दिया, यानी संसद को भंग कर दिया और प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया। संसद को भंग कर दिया और प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, यानी उनके पद से हटा दिया। ये दो काम इन्होंने करे, यानी संसद को भी भंग कर दिया और प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर दिया। ये ठीक है। तो ये दो काम किसके द्वारा किए गए? जो राजा ज्ञानेंद्र थे, यानी उन्होंने वहां की संसद को भंग कर दिया और प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। जब ऐसा नेपाल के अंदर हुआ तो नेपाल के अंदर इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया बच्चों? एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और इस जन आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किया सप्तदलीय गठबंधन ने। सप्तदलीय गठबंधन, सप्तदलीय गठबंधन। गठबंधन का मतलब तो आप सब समझते होंगे, यानी जब दो से अधिक पार्टियां मिलकर कोई गुट या ग्रुप बना लेती हैं उसको आप गठबंधन कहते हैं। तो इसी सप्तदलीय गठबंधन का निर्माण जो है नेपाल के अंदर भी हुआ था और इसी सप्तदलीय गठबंधन ने नेपाल के अंदर इसका विरोध किया। सप्त का मतलब होता है बच्चों 7 और दल का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, पॉलिटिकल पार्टी, और गठबंधन का मतलब अलायंस, यानी 7 पार्टियों का एक अलायंस था जिसने नेपाल के अंदर इसका विरोध किया और आखिरकार बहुत ज्यादा जन संघर्षों के बाद और इतनी ज्यादा जो है विरोध और प्रदर्शन के बाद 2006 में, कब? 2006 में नेपाल में किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2006 में नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अतीत में यानी प्राचीन काल में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होता था। क्या होता था? हिंदू राष्ट्र। अतीत में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होता था। अतीत की बात कर रहे हैं, यानी पहले समय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 2006 में नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की गई तो लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही नेपाल के अंदर एक संविधान भी बनाया गया और उस संविधान में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। क्या बनाया गया? धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश नेपाल को बना दिया गया। किससे धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया? हिंदू राष्ट्र से, क्योंकि अतीत में हिंदू राष्ट्र होता था। लेकिन 2006 में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो इसके द्वारा नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। इसके अलावा नेपाल के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। किसे अपनाया गया? बहुदलीय शासन प्रणाली, यानी नेपाल ने भी भारत की प्रकार मल्टी पार्टी सिस्टम को ही अपनाया। जैसे कि भारत में बहुत सारे दल हैं, ऐसे ही नेपाल में भी बहुत सारे दल पाए जाते हैं। यानी 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, इन्होंने अपना संविधान बनाया जिसमें नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने वहां बहुदलीय शासन प्रणाली को भी अपने यहाँ अपनाया। इस प्रकार नेपाल का जो हस्तांतरण था वो राजतंत्र से किसमें हो गया? लोकतंत्र में। यानी नेपाल एक राजतांत्रिक देश से एक लोकतांत्रिक देश में बदल गया, यानी नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है।
तो इतनी बात मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार नेपाल के अंदर राजतंत्र था और किस प्रकार नेपाल के अंदर राजतंत्र समाप्त हुआ। वो 2006 में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और नेपाल के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। तो अब हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे भारत और नेपाल के संबंध। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भारत और नेपाल के संबंध, यानी भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार हैं, दोनों के बीच किस तरीके के संबंध हैं। तो नेपाल और भारत के बीच कुछ सहमति के मुद्दे हैं, यानी जिनको लेकर दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच कुछ विवाद के मुद्दे भी हैं, यानी कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद है। चलिए शुरुआत करते हैं सहमति के मुद्दों से। तो प्रारंभ से ही दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध है। इसी का परिणाम है कि भारत और नेपाल दोनों के मध्य बिना वीजा और पासपोर्ट की यात्रा होती है। तो जब प्रारंभ से ही भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो मित्रतापूर्ण हैं, सहयोगपूर्ण हैं और दोनों के बीच मधुर संबंध हैं। इसी का ये नतीजा है कि भारत और नेपाल के बीच बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के यात्रा की जाती है। बच्चों, भारत का एकमात्र नेपाल ही वो पड़ोसी देश है जिसके और भारत के मध्य बिना वीजा और पासपोर्ट के यात्रा की जाती है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच कितने अच्छे और मधुर संबंध हैं। इसके अलावा नेपाल जो है वो भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और चीन दोनों के ही बीच बफर स्टॉक का काम करता है। किसका काम करता है? बफर स्टॉक, यानी जब नेपाल भारत से कोई चीजें चीन में भेजी जाती हैं तो वो पहले नेपाल के अंदर स्टॉक करके रखी जाती हैं, फिर नेपाल से चीजें भारत आती हैं तो भी जो है चीन से अगर चीजें भारत आती हैं तो भी नेपाल में स्टॉक करी जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि नेपाल भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टॉक का काम करता है। इसके अलावा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आप लोगों को बताया नेपाल में अतीत में राजतंत्र था और बाद के समय में नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई 2006 में। तो नेपाल में जो ये लोकतंत्र की स्थापना हुई, इस लोकतंत्र की स्थापना में भी भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण और एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा नेपाल के अंदर जो नेपाल का पहला हवाई अड्डा था, नेपाल का जो पहला एयरपोर्ट था, वो भी बच्चों भारत के ही द्वारा बनाया गया था। यानी नेपाल के अंदर पहला हवाई अड्डा भी भारत ने बनाया। इससे हमें पता लगता है दोनों के संबंध मधुर हैं। इसके अलावा नेपाल की ऐसी अनेक विकास परियोजनाएं हैं, ऐसे अनेक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जिसमें भारत ने इन्वेस्ट किया है, यानी भारत ने निवेश किया है। यानी नेपाल की बहुत सारी विकास परियोजनाओं में भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। इन सारी बातों से हम ये कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध मधुर हैं और अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों, समय के साथ साथ भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद के क्षेत्र भी पनपे, कुछ विवाद के मुद्दे भी पैदा हुए, जिसमें से पहला आप देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार को लेकर, किसको लेकर? व्यापार यानी ट्रेड को लेकर कुछ मनमुटाव हुए हैं। यानी भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेड होता है इसको लेकर दोनों के बीच कुछ मनमुटाव, कुछ जो है मतभेद हुए हैं। इसके अलावा नेपाल और चीन की दोस्ती है बच्चों, और आपको पता है वर्तमान में हमारे चीन के साथ कुछ खास संबंध नहीं है। इसीलिए नेपाल और चीन की दोस्ती को लेकर भी भारत अप्रसन्नता जाहिर करता है अपनी नेपाल के प्रति। इसको लेकर भी दोनों के बीच मनमुटाव हुआ है कुछ। इसके अलावा नेपाल में बहुत सारे भारत विरोधी संगठन हैं। नेपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे समूह, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो भारत के विरोध में गतिविधियां करते हैं, लेकिन नेपाल की जो सरकार है, जो नेपाल की गवर्नमेंट है, वो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती, जिसको लेकर भारत की जो सरकार है वो नेपाल की सरकार के प्रति अप्रसन्नता जाहिर करती है। इसके अलावा भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां, यानी रॉ जैसी भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां या खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने उनके अनुसार नेपाल के अंदर जो माओवादी आंदोलन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? माओवादी आंदोलन, इनसे भी भारत की सुरक्षा को खतरा है। ऐसा भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की सरकार को चेताया है, चेतावनी दी है कि नेपाल में जो माओवादी आंदोलन है उससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन नेपाल की सरकार इसके विरुद्ध कुछ नहीं करती। लेकिन जब भारत सरकार इसके विरुद्ध कदम उठाती है तो नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार ये कहती है कि भारत सरकार नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल दे रही है, जबकि भारत ऐसा केवल और केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है।
तो इन सब मुद्दों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद के मुद्दे भी हैं, वहीं दोनों के बीच कुछ सहमति के भी मुद्दे हैं। तो ये थे बच्चों भारत और नेपाल के संबंध। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।